गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नई क्लास शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री की। देखिए, केमिस्ट्री में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एस एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना? उसी के बारे में बताया था मैंने। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। आपने पिछली क्लास में जाना कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ और नहीं होते, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही बाहर निकलते हैं। फर्क मैं समझा देता हूँ, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट की गिनती में आते हैं, कौन से नहीं आते। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। देखिए, सुनिए जरा, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट की। ठीक है, संक्रमण तत्व की। ठीक, ध्यान से सुनते जाएंगे बस सारे बच्चे, आराम से। देखिए, संक्रमण तत्व होते कौन कौन से हैं वो मैं समझा देता हूँ। ऐसे एलिमेंट्स, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये डी ब्लॉक में मिलते हैं, पर डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं कहलाते। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन कहलाते हैं। तो वो एलिमेंट कौन से हैं? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी शेल, जिनका डी जो ऑर्बिटल होगा वो पार्शियली फिल्ड होगा, आधा खाली होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। मैं समझाता हूं पहले, फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम है। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हो, आर्गन की फॉर्म में लिखूंगा। मैं पहले ये क्लास ले चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, और मैंने वहां पे बताया कि आर्गन क्यों लेते हैं हम। आप पिछली क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की देख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर जो डी ऑर्बिटल है जिसमें 5 खाने होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अरे भाई, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी जोड़े के साथ बना हुआ है? बोले सर नहीं, जोड़ा तो नहीं है। जोड़ा नहीं है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर यहां ये जोड़ा होता इसके साथ तो ये ट्रांजिशन के एलिमेंट की गिनती में नहीं आता। ठीक है, अनपेयर्ड है तो ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इसमें लिख दो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ट्रांजिशन, इसीलिए ट्रांजिशन माना जाएगा। ठीक, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे स्कैंडियम पढ़ लिया आपने, आप जिंक को देखिए। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखने जाऊंगा तो लिखूंगा Ar4s2 3d10। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर मैं डी ऑर्बिटल बनाता हूं इसके अंदर, ठीक, और इसमें 5 खाने बनाता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरने गया 1 2 3 4 5, 5 भर दिए। अभी तो 5 ही भरे हैं, टोटल डी में कितने हैं? 10 हैं। तो 6 7 8 9 10। ये तो बात पता होगी ना भाई, पहले एक एक भरा जाता है, फिर दो दो भरे जाते हैं। तो आपने दोनों भर दिए। अब क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। कोई भी ऐसा है जो बिना जोड़े के हो? नहीं, सारे जोड़ीदार हैं। ठीक है, तो लिखोगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़े के अलावा नहीं है, मतलब सिंगल नहीं है, तो ये क्या होगा? देयरफॉर नॉन ट्रांजिशन, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, बेसिक सी बात थी जो आपको समझनी थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बनाते, वो ट्रांजिशन कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना लेते हैं वो नहीं कहलाएंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो ट्रांजिशन कहलाएगा। डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो ट्रांजिशन कहलाएगा। जो डबल डबल बनाएंगे वो नॉन ट्रांजिशन कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब देखिए, कुछ और करा देता हूं। अगर मैं एफ ब्लॉक पे आ जाऊं, अब एफ ब्लॉक के बारे में क्या बताया अभी मैंने?
बोले सर एफ ब्लॉक के बारे में तो अभी इतना ही बताया आपने कि इसमें लेंथेनॉइड सीरीज होती है और एक्टिनॉइड सीरीज होती है, पर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में पता भी तो होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है वो समझाता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं दोनों के डिफरेंसेस की, तो ये हो गई लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, ये हो गई एक्टिनॉइड सीरीज। अब आराम से इनके डिफरेंस देख लीजिए। लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। अब बात को समझते जाना। भाई लेंथेनॉइड सीरीज कहां से शुरू होती है? अगर मैं दोनों के अंतर की बात करूं तो कहां से शुरू होती है? बोले सर स्टार्ट्स फ्रॉम लेंथेनॉइड, लेंथीनियम, इसीलिए तो लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट्स आफ्टर लेंथीनियम, ठीक है, लेंथीनियम के बाद स्टार्ट होती है। बात समझ में आई? लेंथेनॉइड जो सीरीज है वो कहां से शुरू होती है? लेंथीनियम के बाद शुरू होती है। मतलब लेंथेनॉइड को या लेंथीनियम जो एलिमेंट है उसको लेंथेनॉइड का सीरीज का हिस्सा नहीं माना गया, वो तो टॉप है, मतलब वो एक तरीके से कह लो कैप्टन है टीम का। तो टीम तो उसके बाद है ना, लेंथेनॉइड सीरीज तो उसके बाद खड़ी हुई है। तो लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट कहां से होती है? टीम स्टार्ट कहां से होती है? लेंथेनियम के बाद से। ठीक, कहां से कहां तक चलती है? बोले सर एटॉमिक नंबर 58 से, Z से एटॉमिक नंबर बताया जाता है, तो Z बराबर 58 और Z से लेके 71। ठीक है, 58 से 71 चलती है। 58 पे कौन सा नंबर है? लेंथीनियम के बाद आता है ये, और इसका है सीरियम। ठीक है, और ये होता है ल्यूटेनियम, ल्यूटेटियम। ठीक है, अभी मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा दूंगा तो उसमें समझा दूंगा अभी। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं भाई टोटल? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो बोले सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके होते हैं 14। कितने तत्व हैं कुल? 14। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है? एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, ओनली पॉलीथियम, या सॉरी प्रोमेथियम। प्रोमेथियम ही होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रिय होते हैं जो। अच्छा, ऐसे ही यार इनके बारे में पढ़ लो। अब ये जो स्टार्ट होती है सीरीज एक्टिनोइड, ये एक्टिनियम के बाद से शुरू होती है, इसीलिए पूरी सीरीज का नाम ही रख दिया एक्टिनोइड सीरीज। ठीक है, स्टार्ट्स आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद शुरू होती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहां से कहां? बोले सर 90 से 103 तक चलती है। तो पहला एलिमेंट गिनती में कौन सा आता है? थोरियम। एक्टिनियम के बाद सबसे पहला आता है थोरियम। ठीक है, लास्ट वाला लॉरेंशियम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14, सेम, कुल तत्व 14। कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव हैं? सारे, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, सारे रेडियो सक्रिय तत्व हैं इसमें, सारे रेडियो सक्रिय तत्व हैं, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। बात समझ गए? तुरंत उतार लीजिए, फिर मैं आपको जरा दिखा देता हूं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आ जाओ भाई, जरा देख लें। देखो, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, लेंथेनॉइड के बाद जो सीरीज लिखी हुई है वो है लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनियम के बाद जो सीरीज लिखी हुई है वो एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है भाई, अब आपने देखा कि इसका जो पहला एलिमेंट था वो कौन सा था? बोले सर पहला एलिमेंट आपने बताया सीरियम। एक मिनट, पहला एलिमेंट आपने बताया सर सीरियम। अच्छा,
ठीक है, पहला एलिमेंट बताया सीरियम और एक्टिनोइड सीरीज का पहला एलिमेंट बताया थोरियम। ठीक है, कहां तक जाता है, ल्यूटेटियम, और इसका होता है लॉरेंशियम। ठीक, आपको साफ साफ देख, अगर बड़ा करके मैं दिखाऊं जूम करके, तो ये देखिए, ये रहा 58, देख रहे हो, देख पा रहे हो, 58, 58 से कहां तक चल रहा है, 71 तक, वही मैंने बताया। 90 से कहां तक चल रहा है, 103 तक, वही मैंने बताया। कितने एलिमेंट है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं सारे के सारे। बात समझ में आ गई? ठीक, क्लियर? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसे उतार लीजिए जल्दी जल्दी। आराम से जल्दी से उतार लीजिए। अब देखो, अब जो प्रॉपर्टीज होती है ना कुछ कुछ, कि भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो साइज घटेगा या बढ़ेगा, ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं अब। तो उस चीज को समझने के लिए पहले आप सबसे पहले ये समझिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, मतलब नाभिकीय आवेश क्या होता है। ठीक है जी, अब मैं समझाता हूं आपको नाभिकीय आवेश क्या होता है। भाई ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये एटम का न्यूक्लियस हो गया। एटम के न्यूक्लियस के आसपास कौन घूम रहा है, बोले सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, बोले सर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मैं अभी सिर्फ प्रोटॉन को कंसिडर कर रहा हूं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, बोले सर प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इसी वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, बोले सर एक घर्षण पैदा होता है, एक अट्रैक्शन पैदा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नाभिकीय आवेश क्या है, कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन है किस किस के बीच में, अट्रैक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज कुछ और नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वही होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अगर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे पूछ लूं कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है अगर वो बढ़ता चला जाए, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास आने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पास आने लगेगा तो क्या ये एटम छोटा नहीं हो जाएगा, बोले सर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब एटम का साइज घट रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटम का साइज घटता है। ठीक, मतलब कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में, बोले सर रिवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे लिख दूं, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है सर। ठीक है, वही तो बताया आपने ऊपर, कोई नई बात तो हुई ही नहीं, बिल्कुल। ठीक, जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट फटाफट, बिना कोई देरी लगाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई हो गया ना। अब सुनो, अब मैं बताता हूं वेरिएशन, कि भाई डाउन द ग्रुप या अलोंग द ग्रुप कैसे बढ़ता है घटता है, वो सब बताने जा रहा हूं। तो मैं क्या बता रहा हूं, वेरिएशन बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं वेरिएशन बता रहा हूं एटॉमिक साइज की, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड। ठीक है, पीरियड के अलोंग। ठीक, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें आपने क्या क्या देखा, लिथियम देखा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन,
फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। अलोंग द पीरियड तो आप यही देखते हो ना भाई, अलोंग द पीरियड की अगर हम बात करें। बोले सर बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इस तरफ चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? बोले सर कैसे पता चलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लिथियम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोले सर 3। इसका एटॉमिक नंबर 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से तो अरेंज्ड है ये सारी चीजें, 6, 7, 8, 9 और इस तरीके से 10। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर ये एक न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3। सेम ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 4, प्रोटॉन कितने होंगे? 4। सेम इसके लिए, और सो ऑन आप चलते जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है? बोले सर हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। बोले सर बिल्कुल, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बोले सर घटेगा। उल्टा है दोनों के बीच में रिलेशन। बस वही तो बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आप अलोंग द ग्रुप जाते हो तो क्या क्या हो रहा है? बोले सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? बोले सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बोले सर घटेगा। उल्टा रिलेशन है सर। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। बट एक एक कह लो कि इसमें एक एक्सेप्शन है। कैसा? कि देखो भाई, इधर की तरफ जा रहे हैं तो साइज घटना चाहिए ना, यही तो बताया मैंने, साइज घटेगा इस तरफ जाएंगे तो। बट होता क्या है, नियॉन का साइज ज्यादा होता है, फ्लोरीन का साइज कम होता है। उल्टा होती है बात। ठीक है, वैसे तो इस तरफ जाएंगे तो घटेगा, तो नियॉन का कम होना चाहिए था, पर नियॉन का होता है ज्यादा फ्लोरीन से। ठीक है, तो ये कौन से एलिमेंट होते हैं? बोले सर ये तो ग्रुप 18 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ये कौन से एलिमेंट होते हैं? बोले सर ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं। तो जो ग्रुप 18 का साइज है, एटॉमिक साइज है किसका भाई? ग्रुप 18 का, वो ज्यादा है किसके मुकाबले? एटॉमिक साइज किसके? ग्रुप 17 वालों के। तो 18 में जितने भी एलिमेंट हैं 18वें ग्रुप में, वो 17वें के एलिमेंट से ज्यादा रखते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स का सभी का ज्यादा होगा एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक साइज। क्लियर है? ठीक है, इसको भी उतार के मैं नीचे रख दूं। ठीक है भाई, तो ये दूसरी बात लिख सकते हो आप, ये एक्सेप्शन है भैया, इसी में ये पॉइंट ऐड कर लोगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे। अपवाद लिख दीजिए हिंदी में। चलिए भाई, उतार लिया होगा ना? उतारा ना हो तो पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, आराम से देख के फिर उतार लो। चलो सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एटॉमिक साइज की वेरिएशन पूछूं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो कितनी आएगी भाई? कैसी आएगी? बढ़ेगा या घटेगा? बोले सर चेक करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। पहला ग्रुप पकड़ लेते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया।
पढ़ा था ना, हेलिना के 3 बच्चे, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, या हेलिना की फ्रेंडशिप रूबी से, है ना, ये बात पढ़ी थी ना हमने, पढ़ी थी, याद करने का तरीका बताया था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 3, तो 3 को कैसे लिखोगे, बोले सर 1s2 2s1, मैंने कहा बिल्कुल सही। और इसका कितना है, बोले सर इसका है आपका 2 6 6 4 10 11 होता है सर इसका, तो ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आपको नहीं लग रहा है कि यार पहले पहले ये न्यूक्लियस था सिर्फ, ठीक है, पहले सिर्फ ये न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन या कह लो शेल्स बढ़ती जा रही हैं, और शेल्स बढ़ती जाएंगी तो भैया एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बोले सर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे उनके लिए शेल्स भी तो बढ़ती जाएंगी, उनके लिए कक्ष भी तो बनते जाएंगे, और कक्ष बनते जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो सीधे सीधे पता चल गया कि यहां पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है जी, बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। मेरे ख्याल से सीधी सी बात है, समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को, जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखिए, अगर मैं बात करूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे कहते हैं ईएनसी शॉर्ट में, पता है ये क्या होता है, ये कुछ और नहीं है यार, ये एक तरह की रेशियो होती है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऊपर रखते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे रखते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में किसके लिए निकाली जाती है, ये आयंस के लिए होती है, और आयंस, ठीक है, ठीक है, आयंस के लिए होते हैं। अब मेरी बात सुनो, होता क्या है ना, जो आयंस का साइज होता है, यानी कि आयनिक त्रिज्या जो होती है, ठीक, वो एक्चुअली में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ईएनसी की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेशियो के अपोजिट होती है, इनवर्स रिलेशन होता है दोनों का, बात समझ में आई। अब इसी के ऊपर बेस्ड ना क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बोलेगा आपसे, क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, बोलेगा इनको इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू द साइज, एटॉमिक साइज के असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एग्जांपल लूं O2 माइनस, F माइनस, Ne, सोडियम प्लस, Mg2 प्लस, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं और आपसे पूछूं कि भाई बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, एटॉमिक साइज बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, तो कैसे लगाओगे भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये आयंस हैं, बोले सर चार्ज तो दिख रहा है इनके ऊपर, तो चार्ज है तो भैया आयंस हैं कि नहीं है, बोले सर हाँ फिर तो आयंस हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आयंस का एटॉमिक साइज कैसे निकालते हैं, बोले सर उसके लिए तो हमें सबसे पहले ईएनसी निकालना पड़ेगा। ईएनसी कैसे निकलेगा, बोले सर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशियो होती है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए, प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन कितने होंगे, बोले सर देखिए हमें निकालना है ईएनसी, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोटॉन कितना होता है, बोले सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, मतलब 8 एटॉमिक नंबर तो 8 हो गए प्रोटॉन, 9 एटॉमिक नंबर तो 9 हो गए प्रोटॉन, नियॉन 10 एटॉमिक नंबर तो 10 हो गए प्रोटॉन, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर तो 11 हो गए प्रोटॉन, सेम ऐसे ही 12, तो ये 12, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भैया,
नीचे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो बोले देखो सर 8, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है। भाई माइनस का चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब होने चाहिए था 8, पर क्योंकि इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है 2 नेगेटिव का, तो ये 2 नेगेटिव का चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं इसके ऊपर, तभी तो 2 नेगेटिव का चार्ज लगा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, मतलब पहले से 8 थे, 8 जमा 2 10 हो गए। ठीक है, वैसे इधर आ जाइए, भाई इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? सर ये भी 9 के बराबर ही होने चाहिए, पर क्योंकि चार्ज लगा हुआ है, कितना चार्ज लगा हुआ है? -1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, यानी कि 9 जमा 1 10 हो गया। वैसे ही ये कितने हैं भाई? बोले सर इसमें तो चार्ज 0 है। अगर चार्ज 0 है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 10/10। इसमें कितना है? बोले सर इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है। अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब होने चाहिए थे 11 पर हैं कितने? 10। ठीक है, वैसे ही 12 है, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुके हैं, तो होने चाहिए थे 12 इलेक्ट्रॉन, पर 2 छोड़ के गए, मतलब कमी कितने की हो गई? 2 की, यानी कि 10। ठीक है, अब ऐसे आयंस जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, पहली बात तो उन्हें क्या कहते हैं? बोले सर ऐसे को आप बता रखा है आपने, आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये बताया हुआ है मैंने पहले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, भाई इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज वालों को क्या कहते हैं? बोले सर नेगेटिव चार्ज वालों को कहते हैं अनायन। क्या कहते हैं? अनायन, ये अनायन है। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो ऋण आयन। ठीक है, और ये जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बोले सर इनको बोलते हैं कटायन, यानी कि घनायन। ठीक, और जो बीच में है वो तो न्यूट्रल है, वो तो न्यूट्रल है। अब रेशियो देखो एक बार जरा, ये रेशियो कितनी है? बोले सर 0.8। ये रेशियो कितनी है? बोले सर 0.9। ये कितनी है? 1। ये कितनी है? 1.1। ये कितनी है? 1.2। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो, भाई न्यूट्रल की जो ईएनसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, ये आपकी ईएनसी जो रेशियो है, इफेक्टिव न्यूट्रल चार्ज वाली जो रेशियो है, वो न्यूट्रल एटम के लिए 1 है। ठीक है, अनायन के लिए 1 से कम है, और कटायन के लिए 1 से ज्यादा है। समझ में आया भाई? न्यूट्रल के लिए 1 होती है, अनायन के लिए 1 से कम, कटायन के लिए 1 से ज्यादा। ये बात तो आप देख के समझ रहे हो, इस बात को लिखवाने की जरूरत नहीं है। बट बात यह है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक साइज किसका ज्यादा होगा? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं या चले गए? बोले सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या शेल्स ऐड होंगी या नहीं होंगी? होंगी। शेल्स ऐड होने की वजह से साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। पर अगर हम इनका बात करें कटायन की, कटायन में इलेक्ट्रॉन आया है या चला गया है? बोले सर चला गया है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए या 1 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उनकी शेल्स भी खत्म हो जाएंगी। भाई कमरे में कोई रहने वाला ही नहीं है, कक्ष में कोई रहने वाला ही नहीं है, तो जाने वाले के साथ उसका कमरा भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, शेल भी हटा दिया जाता है, शेल हट जाती है। अगर शेल हट गई तो एटॉमिक साइज घट गया, तो कटायन का एटॉमिक साइज कम होता है। तो यहां पर हमने क्या बात समझी कि साइज ऑफ अनायन, अगर हम बात करें साइज, ठीक है, अनायन का साइज बड़ा होता है कटायन से। ठीक, ये बात आप नोट करके लिख लोगे, कोई दिक्कत? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे यहां तक। ठीक है भाई, कर लिया होगा, आगे देखिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप।
क्या होती है समझते हैं, यानी कि विकर्णीय संबंध। ठीक, क्या होता है समझिए। देखिए पहला अगर मैं पीरियड बताऊं, ठीक है, तो पहला कौन सा मिलता है, लिथियम मिलता है सर, बेरिलियम मिलता है, बोरोन मिलता है, कार्बन मिलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अभी तो ऊपर लिखा है। वैसे दूसरा अगर पकड़ें तो बोले सर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन। ठीक, अब आपको खास बात ये बतानी है मुझे कि इनके बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में होता है, बोरोन और सिलिकॉन के बीच में, कार्बन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और क्योंकि ये डायगोनली होता है इसलिए इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किस चीज का है, ये रिलेशनशिप इस बात का है कि दोनों की प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल सेम होंगी, फिजिकल और केमिकल दोनों की सेम होंगी। ठीक है, ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो होती है वो बेरिलियम से मैच करनी चाहिए, पर लिथियम से भी मैच क्यों करती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्योंकि बोरोन वाले ग्रुप में रखा हुआ है तो बोरोन के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है, पर बेरियम के साथ क्यों मैच करती है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप होता है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे भाई, जो भी बच्चा जुड़ा है एक बार मुझे बताएं, क्या उतार पा रहे हो? कौन जुड़ा है भाई? रेडमी MI, हाँ, चलो भाई क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, हमारी क्लास हो गई है फिनिश। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी हैं, ऐसे ही आप सारी चीज़ें कवर कर लीजिए, धीरे धीरे करके केमिस्ट्री हम पूरी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे वैलेंसी, और वैलेंसी से कैसे हम बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में अगली क्लास में स्विच करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।